नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की इस अगली कड़ी में आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने मित्रों सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन का मतलब गांव की अपनी सरकार, जो गांव के लोग हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी गांव के जो लोग हैं वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को मुखिया के तौर पर चुनते हैं और गांव की अपनी सरकार चलाते हैं। तो लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले ये मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हमारे स्थानीय स्वशासन का अगर पिता या जनक अगर किसे कहा जाए, जनक किसे कहते हैं, या स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर सही क्या होगा मित्रों? लॉर्ड रिपन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और ईयर भी कई बार पूछा गया मित्रों, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय संस्थाओं की मजबूती हेतु एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मित्रों क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और मेग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र। महान अधिकार पत्र, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, है ना, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। तो भारत में मित्रों सबसे पहले किस भारतीय ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी? तो आपको सही उत्तर क्या बताना है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले ग्राम स्वराज की अवधारणा को जन्म दिया था। गांधी जी का यह मानना था कि गांव की अपनी सरकार होनी चाहिए, गांव की अपनी न्यायपालिका होनी चाहिए। भारत जो है वो गांव के अंदर बसता, भारत की आत्मा गांव के अंदर बसती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और ये ध्यान रहे कि हमारे 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर मित्रों कानून संसद बनाती है, राज्य सूची हो गया उस पर कानून राज्य विधान मंडल बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। तो मित्रों स्थानीय स्वशासन जो है ना, वो कौन सी सूची का विषय है मित्रों? राज्य सूची का क्या है विषय? इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें मित्रों, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू, उन्होंने पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है। लोकतंत्र की प्रथम मित्रों क्या कहा है? पाठशाला का। आपको इस बात का ध्यान रखना, पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा है? हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको कहा है। अनुच्छेद 40 मित्रों, जब हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व जब पढ़े थे उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि नीति निदेशक तत्वों में ग्राम पंचायतों का राज्य गठन करेगा। ये गांधी दर्शन से प्रभावित हमने वहां पर अध्ययन भी करा। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। संविधान के अंदर ऐसा नहीं किया गया था, केवल एक अपेक्षा की गई थी संविधान के द्वारा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। महात्मा गांधी के अनुसार यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांधी जी के विचारों के अनुसार, जो हमने आपको बता दिया। ये सब कुछ होने के बाद हमारे यहाँ पर 2 अक्टूबर 1952 को के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना। देखिए मित्रों, 1952 में एक पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और मित्रों भारत सरकार के द्वारा ही 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना, ये 2 योजना मित्रों चलाई गई थी, है ना। इन दोनों योजनाओं का एक ही उद्देश्य था कि गांवों का विकास करना है। पंडित नेहरू जब मित्रों अमेरिका गए थे और वहां जाकर उन्होंने जो गांव के विकास की कल्पना को देखा, तो उन्होंने राष्ट्रीय सविस्तार योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया, इसमें मित्रों कमी ये थी कि ये जो कार्यक्रम थे ये जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें काम नहीं करते थे। इसमें सरकारी अधिकारी जो वीडियो होता था, वीडियो जो होता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इस पर काम करता था। तो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी नहीं होने के कारण जनता इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, जनता इसमें भागीदार नहीं बन पाती थी। सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से उस समय चलाते थे, सोशल मीडिया नहीं था, टेक्निकल चीजें नहीं थी, फाइलों के पर काम चलते थे, तो सरकार भी पूरी कंट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी। तो जो पंडित नेहरू ने कार्यक्रम चलाए, लेकिन पंडित नेहरू की जो सोच थी कि मैं गांव का विकास कर पाऊं, लेकिन फिर भी ये चीजें नहीं हो रही थी, तब पंडित नेहरू ने 1957 में 1957 के अंदर हमारे यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया, और उसी के जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, है ना मित्रों। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। उस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर उनसे ये कहा गया कि आप हमें पंचायती राज के लिए सिफारिशें करिए। तो बलवंत राय मेहता, देखिए मित्रों, बलवंत सिंह मेहता एक अलग है जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे। बलवंत राय मेहता गुजरात से संविधान सभा के सदस्य थे, और गुजरात के बाद में मित्रों गुजरात के ये मुख्यमंत्री भी बने थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात की मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? बलवंत राय मेहता। तो देखिए 2 अक्टूबर 1952 को, है ना, 2 अक्टूबर 1952 को के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना जैसे कार्यक्रम लागू किए गए थे। इन 2 कार्यक्रमों की जांच हेतु 1957 में, कौन से वर्ष में? 1957 में योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता, कौन सी समिति मित्रों? मैंने बता दिया, जो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में 1957 में मेहता कमेटी का गठन किया गया। तब इस बलवंत राय मेहता को यह काम दिया गया कि आप हमें बताइए कि गांव का विकास कैसे करें। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सविस्तार योजना को समाप्त करके गांव का विकास करने के लिए
सत्ता का विकेंद्रीकरण करे। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र और राज्य अपनी शक्तियों को बांटे, राज्य सरकार अपनी शक्तियों को बांटकर जिला लेवल पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर उन शक्तियों को बांटे, है ना। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, इन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। मित्रों देखिए, मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव में, बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। जो पंडित नेहरू की जो सरकार थी उस समय, जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी, उसी की सिफारिश पर राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, तो राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव में, बगदरी गांव के अंदर पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। तो देखिए, और दूसरा राज्य था ये आंध्र प्रदेश, जहां पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, लागू हुआ। मित्रों इस बात का ध्यान रखिए। तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर जिला और गांव कौन सा मित्रों, बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना, बहुत कॉमन प्रश्न है, कई एग्जाम के अंदर मित्रों ये सवाल पूछा गया है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। आगे देखिए मित्रों, बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कौन सा शब्द है मित्रों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था। इस कारण से मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मित्रों क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं मित्रों, मेहता, जो बलवंत राय मेहता जो है ना, उसी को कहा जाता है। क्योंकि विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है मित्रों, सत्ता जो है उसका बंटवारा किया जाए, उसको जिला, पंचायत और ग्राम स्तर पर बांटा जाए। इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब देखिए, अशोक मेहता समिति 1977 में, दिसंबर 1977 में मोरारजी देसाई, है ना, जो प्रधानमंत्री थे, हमारी जनता पार्टी की जो सरकार थी, है ना मित्रों, देखिए जनता पार्टी की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को, मित्रों ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। हालांकि सरकार ने एक भी सिफारिश अशोक मेहता समिति की नहीं मानी, परंतु ध्यान रहे 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसी अशोक मेहता समिति ने सिफारिश करी थी कि पंचायती राज को कौन सा दर्जा दिया जाए मित्रों, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आगे देखिए, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी, मतलब राजनीतिक पार्टियां पंचायती राज चुनाव में भाग ले। हालांकि वर्तमान के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति में राजनीतिक पार्टियां भाग लेती है, परंतु ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां भाग नहीं लेती है। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी कि राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक तौर पर इन चुनावों के अंदर क्या ले, भाग ले। और पंचायती राज कौन सा स्तर होना चाहिए मित्रों, द्विस्तर होना चाहिए। इसने कहा कि केंद्र सरकार ने इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की क्या करी मित्रों, सिफारिश करी। इसने कहा 3 स्तर नहीं होने चाहिए, स्तर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को मित्रों क्या कर दिया, ना मंजूर कर दिया। और लेकिन 3 राज्य मित्रों कौन कौन से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसकी सिफारिश के अनुसार पंचायती राज की स्थापना की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने इनकी सभी सिफारिशों को नामंजूर कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ राज्य हैं जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन्होंने अपने स्तर पर, केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को क्या किया मित्रों, लागू किया। थोड़ा सा आपको इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है कि किन राज्यों में अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू हुई। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, आंध्र और पश्चिम बंगाल। अगली देखिए मित्रों, जीवीके समिति जो है वो 1985 की है, जो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में समिति का गठन किया गया। तो 1985 में जीवीके राव जो समिति है, इसका गठन ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत योजना आयोग के द्वारा समिति का गठन किया गया था। जीवीके राव समिति ने क्या सिफारिश करी कि राज्य स्तर पर विकास परिषद बना दो, जिला स्तर पर जिला परिषद बना दो, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर गांव सभा, है ना। मतलब इसने चतुर्स्तरीय मित्रों 4 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश जीवीके राव समिति ने की थी। और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। तो एक नया पद जिला विकास आयुक्त होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ना, DDOC की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी जीवीके राव समिति ने मित्रों क्या करी, सिफारिश करी थी। और इसके बाद 1986 में जो मित्रों राजीव गांधी की जो सरकार द्वारा एक फिर कमेटी बनाई गई, लक्ष्मीमल सिंघवी, है ना, इनकी अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसी के अनुशंसा पर पंचायती राज, ये रोक रही है मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं को 64वां और नगर पालिका को 65वां और संवैधानिक दर्जा देने के लिए, है ना, नगर पालिका को मैं लिख देता हूं यहां पर 65वां संवैधानिक दर्जा है। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में लाए गए। तो मित्रों, पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, जिन्होंने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी लोकसभा में 1989 में बिल लाया था। 64वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज के लिए और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आपके नगर पालिका एक्ट के लिए लाया गया। लेकिन बिल मित्रों लोकसभा में रखा गया। हमने पूर्व कक्षाओं में ये पढ़ा था कि जो लोकसभा जो है, वो लोकसभा के अंदर जो बिल रखा जाता है, इस बीच अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो बिल वहीं क्या हो जाएगा मित्रों, निरस्त हो जाता है। और 64वां और 65वां विधेयक लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण लोकसभा जब भंग हो गई तो बिल भी मित्रों क्या हो गया, निरस्त हो गया। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। राजीव गांधी के बाद 2 गठबंधन सरकारें बनी, जैसे VP सिंह और चंद्रशेखर। लगभग 1 साल तक इस सरकारों ने काम किया, कोई पंचायती राज के लिए काम नहीं किया। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर, है ना, हालांकि लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ मित्रों, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 का जिस वर्ष संसद से पारित हुआ वो वर्ष
1992 है और 24 अप्रैल 1993 को संशोधन क्या हुआ मित्रों, लागू हुआ। इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी निम्न क्या है विशेषताएं हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ है और उसने देखिए 24 अप्रैल 1993 को, हालांकि 1992 वैसे तो लागू मित्रों ये 20 अप्रैल को ही हो जाता है, इस बात का थोड़ा सा ये थोड़ा नहीं, लागू 24 अप्रैल को होता मित्रों, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति की मोहर लगती है ना। किसकी मोहर लगती है मित्रों, राष्ट्रपति की। और लागू कब होता मित्रों, 24 अप्रैल को होता है। इसलिए है ना, ये आप हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन में 243 से लेकर 243 ओ तक, तो मित्रों ए से लेकर ओ तक 15 अनुच्छेद और एक 243 खुद है प्लस एक और कर दो तो टोटल कितने अनुच्छेद जोड़े गए मित्रों, 16 अनुच्छेद। आपसे पूछे कि पंचायती राज के अंदर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो मित्रों ध्यान रखना कुल 16 अनुच्छेद जोड़ेगी, क्योंकि 243 खुद भी है प्लस फिर ए बी सी डी ऐसे करके ओ तक है, तो 15 और प्लस एक खुद 243 टोटल मित्रों कितने हो गए, 16 अनुच्छेद हो गए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 243 से लेकर 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़े गए और 243 में राज्यों का वर्गीकरण है, परंतु यहाँ नए सिरे से जोड़ा गया है। हालांकि 243 में राज्यों का वर्गीकरण था, उसको निरसित करके नए तरीके से 243 को जोड़ा गया था। और इसके अनुसार संविधान में मित्रों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग कौन सा जोड़ा गया मित्रों, 9 जोड़ा गया। इस बात का ध्यान रखना। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए, कुल 16 अनुच्छेद प्लस संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और साथ ही साथ भाग कौन सा जोड़ा गया मित्रों, भाग 9 इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब देखिए अनुच्छेद 243 इस बार वीडियो के पेपर में भी मित्रों आया था। ग्राम सभा का गठन कौन से आर्टिकल में मित्रों, 243 में। ग्राम सभा देखिए मित्रों, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गांव के सभी पंजीकृत मतदाता जो वोटर्स जो लोग होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। जबकि उसी ग्राम सभा में से कुछ लोग वार्ड पंच बनते हैं, फिर एक उन्हीं में से उप सरपंच बनता है और फिर एक गांव की जनता एक सरपंच का चुनाव करती है। तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इनको तो मित्रों कहते हैं ग्राम पंचायत। और गांव के सभी पंजीकृत मतदाता हो गए वो कौन हो गए, ग्राम सभा के सदस्य हो गए। तो ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार एक ग्राम पंचायत में आने वाले गांव या गांव के मतदाताओं का समूह मित्रों क्या कहलाता है, ग्राम सभा। की ग्राम पंचायत में आने वाले गांव और गांव के मतदाताओं का समूह मित्रों क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाती है। यानी लगभग 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनती है मित्रों। तो कई बार क्या होता है कि एक गांव में इतनी जनसंख्या नहीं होने के कारण 2 गांव, 3 गांव, 2-3 ढाणियों को मिलाकर ना तो ये कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत में आने वाले गांव या गांव के मतदाताओं का ग्राम समूह है क्या कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। एक वर्ष में मित्रों 2 बैठक होती है। कितनी होती है, 2। और सरपंच इनकी क्या करता है मित्रों, अध्यक्षता करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो एक वर्ष में 2 बैठक ग्राम सभा की आना मित्रों। वैसे देखा जाए तो संविधान के अकॉर्डिंग तो वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए, लेकिन हम राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठकें होती है, जिसके अंतर्गत हम अगर देखा जाए तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई जो मजदूर दिवस और 2 अक्टूबर है ना गांधी जी का जन्मदिन। तो राजस्थान के में तो 4 होती है, बाकी संविधान के अकॉर्डिंग 2 बैठकों का प्रावधान है। और ग्राम सभा की बैठक की मित्रों अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करता है। इसका कोरम जो है ना, गणपूर्ति कितनी होती है मित्रों, 1/10। यानी जितनी ग्राम सभा के मेंबर होंगे कम से कम 1/10 मेंबर उसमें होने ही चाहिए, अन्यथा वो गणपूर्ति नहीं होने के कारण बैठक नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 243 ए के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा क्या काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, उसका निर्धारण कौन करेगा मित्रों, राज्य का राज्य विधान मंडल ही उसका क्या करेगा मित्रों, निर्धारण करेगा। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना। अब देखिए त्रिस्तर का मतलब क्या हो गया मित्रों, जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद हो गई, उसके नीचे पंचायत समिति हो गई, उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो 3 स्तर हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई और जिला परिषद हो गई। तो देखिए मित्रों त्रिस्तरीय संरचना ये 243 बी के तहत है। यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जो मैंने आपको बता दिया 243 बी ये कहता है। और जिला स्तर पर मित्रों क्या होती है, जिला परिषद की स्थापना की गई है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, कितने लाख से कम है मित्रों, 20 लाख से वहां मध्य स्तर यानी जो पंचायत समिति है ना, पंचायत समिति की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइप ठीक नहीं था। तो जहां मध्य स्तर नहीं होता है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ग्राम पंचायत की उपाध्यक्ष कौन होता मित्रों, उप सरपंच होता है। कौन होता मित्रों, उप सरपंच होता है। उसके अलावा पंचायत समिति, जिला परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी मित्रों ये देखिए ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष कौन होगा, उप सरपंच होगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान, पंचायत समिति का उपाध्यक्ष उप प्रधान। साथ ही साथ जिला परिषद का अध्यक्ष कौन है, जिला प्रमुख। और जिला परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, उप जिला प्रमुख। सरपंच को छोड़कर बाकी ये जो 5 पद हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाएंगे। जैसे वार्ड पंच में से ही एक उप सरपंच चुना जाता है, तो वार्ड पंच लोग उप सरपंच का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति सदस्य बनाए जाते हैं जनता के द्वारा, और उन पंचायत समिति सदस्यों में से एक व्यक्ति को उप प्रधान, एक व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता है और वही लोग वोट करते हैं। उसी प्रकार जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं
उन जिला परिषद के मित्रों सदस्यों में, जिला परिषद के सदस्यों में से एक उप जिला प्रमुख क्या बनता है मित्रों, जिला प्रमुख बनता है। तो देखिए ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव मित्रों कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा, जिसको संविधान की भाषा में मित्रों क्या कहते हैं, परोक्ष कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव कैसे होगा, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया। क्या लिखा गया कि संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल ये तय करे कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। हाँ, हालांकि बहुत सारे राज्यों में हमारे अप्रत्यक्ष होता है। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें अप्रत्यक्ष भी होता है ना। लेकिन जैसे हम राजस्थान की बात करें, प्रत्यक्ष मतलब जनता चुनती है। तो देखिए नोट करके ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा अथवा अप्रत्यक्ष, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य का राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है मित्रों। देखिए आरक्षण अनुसूचित जाति है ना और जनजाति के 243 डी के अनुसार इसका रिजर्वेशन है। मैं यहाँ आर्टिकल लिख देता हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर मित्रों क्या दिया गया है, यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं को 1/3 का क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में इस बात का ध्यान रखें कि जितनी सरपंच बनेगी उनकी 1/3 कौन बनेगी, है ना, महिला सरपंच बनेगी। और ओबीसी के आरक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई मित्रों, राज्य विधान मंडल को दी गई है। नोट, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है मित्रों जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है मित्रों। कितने परसेंट का, 50% आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी के आरक्षण की जिम्मेदारी मित्रों किसकी है, राज्य विधान मंडल की है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया मित्रों, 50% का क्या दिया गया है आरक्षण, क्योंकि संबंधित राज्य का राज्य विधान मंडल भी तय करता है कि हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन कैसा होगा। और हमारे यहाँ संसद में 110वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना भी क्या है मित्रों, प्रस्तावित है। लेकिन यह बिल अभी पारित नहीं हुआ। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान को 27 अगस्त 2009 को मंजूरी दी, किंतु इस संबंध में संविधान संशोधन होना मित्रों अभी क्या है, शेष है। किंतु अब तक 20 राज्य ऐसे हैं जहां पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण का प्रावधान कर चुके हैं। इनमें से राजस्थान भी मित्रों क्या है, शामिल है। संसद तो पता नहीं कब करेगी संविधान संशोधन, लेकिन भारत में ऐसे लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को उनके राज्य विधानमंडल ने 50% आरक्षण दे दिया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। अर्थात राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में। इस बात का विशेष करके मित्रों ध्यान रखना। अगला देखिए योग्यताएं पढ़ते हैं, है ना। अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो 243 एफ के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुछ योग्यताओं का वर्णन है, जिसमें क्या योग्यता होती है। उम्मीदवार चाहे वो पंचायत समिति में हो, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे वो जिला परिषद में हो, उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए मित्रों, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नोट, शेष योग्यताओं का निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई कि बाकी जो भी जिम्मेदारी है उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल क्या करेगा मित्रों, तय करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए अवधि यानी कार्यकाल 243 ई के अनुसार, है ना, 243 ई के अनुसार इन संस्थाओं का कार्यकाल कितना होगा मित्रों, 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। हालांकि जब इनका चुनाव होता है, चुनाव से, है ना, चुनाव की पहली बैठक से इनका कार्यकाल काउंट होता है। ऐसा नहीं कि चुनाव वाली तारीख से या परिणाम आने वाली तारीख से, जिस दिन पहली बैठक जो होती है उस पहली बैठक से ही, है ना, इनका कार्यकाल माना जाता है। तो कितना होता है, 5 वर्ष का सामान्य होता है। तो अवधि यानी कार्यकाल 243 ई के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकाल मित्रों कितना लिखा गया है ना, 5 वर्ष लिखा गया है। अगला देखिए मित्रों 243 ई, है ना, देखिए क्या कहता है इसी के अंदर, ये उल्लेखित है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान अगर रिक्त हो जाए तो कितने महीने में मित्रों, 6 माह के अंदर चुनाव कराने क्या है, अनिवार्य है। अगर पंचायती राज संस्थाओं में किसी का पद अगर रिक्त हो जाए तो 6 महीने में उसका वापस पुनः चुनाव होगा। और जो भी चुनाव होता है वो शेष कार्यकाल के लिए होता है मित्रों, पूरे 5 साल के लिए नहीं होता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। लेकिन अगर चुनाव का, आम चुनाव का अगर 1 साल ही बचा हुआ, यानी 4 साल का कार्यकाल किसी का पूरा हो गया, अब 1 साल का चुनाव कार्यकाल बचा हुआ है, उस दौरान फिर 6 महीने के दौरान वापस उपचुनाव नहीं होगा। इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और ये 5 वर्ष की जो अवधि जो मित्रों होती है, 5 ईयर्स की जो अवधि होती है, इनकी पहली बैठक से मानी जाती है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कब से मानी जाती है, पहली बैठक। जब भी चुनाव परिणाम आते हैं उस दिन से उनका 5 साल का कार्यकाल नहीं माना जाता है। पहली बैठक से उनकी अवधि कितनी मानी जाती है, 5 वर्ष मानी जाती है। यदि पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने से 6 माह पूर्व अगर विघटित की जाती है तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। अगर 6 माह पूर्व ही अगर विघटित कर दिया तो शेष अवधि के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। और नवगठित पंचायत का फिर क्या होगा, कार्यकाल शेष अवधि के लिए ना होकर वापस कितने वर्ष के लिए होगा मित्रों, 5 वर्ष का। मैंने क्या कहा कि अगर 1 साल का कार्यकाल बच गया तो चुनाव वैसे भी नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने पहले अगर इसको विघटन यानी भंग ही कर दिया है कि ग्राम पंचायत को पूरा भंग किया जाता है, तो उस कंडीशन में वापस 6 महीने जो चुनाव होगा मित्रों वो पूरे 5 साल के लिए होगा। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति मित्रों 2 पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य, कितने का मित्रों, 2 पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेगा। यदि होता है तो उससे 14 दिन के भीतर मित्रों, कितने दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी को उस संस्था के बारे में क्या करेगा, सूचित करना पड़ेगा कि वो किस में सेवा देना चाहता है। तो एक साथ कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं सरपंच हूं,
मैंने पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़के मैं जिला प्रमुख बन गया, तो एक साथ में 2 पंचायती राज का मेंबर बन गया, तो दोनों मुझसे मुझे एक का मेंबर रहना पड़ेगा, और है ना इसके लिए 14 दिन के भीतर दोनों मुझसे मुझे एक पद को खाली करना पड़ेगा। तो निर्वाचन अधिकारी को है ना सूचना देकर वो ये बताएगा कि मैं किसके अंदर अपनी सेवा देना चाहता हूं, है ना। ये विशेष करके कुल मिला के इसका आधार ये है कि एक व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं में एक ही संस्था का मेंबर रह सकता है, 2 संस्थाओं का मेंबर नहीं रह सकता है। और आगे लिखा हुआ कार्य अनुच्छेद 243 जी के अनुसार इन संस्थाओं के लिए 29 कार्य निर्धारित किए गए। मित्रों कितने कार्य? 29 कार्य निर्धारित किए गए। ये सारे 29 कार्य मित्रों कौन सी अनुसूची में आते हैं? 11वीं अनुसूची में आते हैं। कौन सी अनुसूची में आते हैं? 11वीं अनुसूची में। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इन 29 कार्यों में से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाने चाहिए, है ना, इसका निर्धारण भी मित्रों किस पर है? राज्य विधानमंडल पर दिया गया है। जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसमें 29 कार्य डिसाइड किए गए, है ना, वाचनालय, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, है ना, ऐसा करके 29 कार्य निर्धारित किए गए। लेकिन 29 में से कितने कार्य इनको मिलने चाहिए, है ना, वो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल मित्रों तय करेगा। तो लिखा हुआ 29 कार्यों को कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएं, इसकी जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। किस पर छोड़ी गई मित्रों? राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई। राजस्थान में 23 कार्य। कितने कार्य मित्रों? 23। अब ये भी ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची में तो 29 कार्य, लेकिन राजस्थान में पंचायती राज के लिए कितने कार्य 23 में से अपनाए गए हैं मित्रों? तो उत्तर क्या बताना है ना, 29 में से 23 कार्य अपनाए गए। इस बात का ध्यान रखना है। तो नोट, राजस्थान में 23 कार्य संस्थाओं को लिए दिए गए। पहले 18 कार्य थे, लेकिन 2010 में गहलोत सरकार जो थी उसने 5 कार्य और इसमें ऐड कर दिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों कि वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य निर्धारित हैं? तो 23 यानी 23 कार्य क्या है? निर्धारित है। अब पंचायती राज संस्थाओं वित्त आयोग है मित्रों, ये वित्त आयोग। देखिए राज्य वित्त आयोग जो है ना 243 आई के तहत, है ना, 243 आई के तहत मित्रों इस बात का ध्यान रखें आप, है ना। तो जो राज्य का जो वित्त आयोग है ना, तो नगर पालिका का हम बाद में करेंगे, अभी मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। तो पहले पंचायती राज का हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य वित्त आयोग जो है मित्रों 243 आई के तहत जो है ना, राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया मित्रों? वित्त आयोग का गठन किया गया है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपका। और इसका गठन कौन करता है मित्रों? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसकी सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है। तो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए मित्रों, है ना, कितना पैसा मिलना चाहिए, है ना, फंड कितना सरकार इनको दे, उसके लिए वित्त आयोग जो है वो सरकार को क्या करता है? सिफारिश करता है। वित्त आयोग का गठन मित्रों कौन करेगा? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल इसका गठन करता है और इसकी सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिका को वित्तीय अनुदान क्या देगा मित्रों? है ना, पंचायती राज और नगर पालिका को वित्तीय अनुदान, राज्य की संचित निधि। याद करिए हमने मित्रों पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अनुच्छेद 266(2) के तहत राज्य की संचित निधि से उनके भाग का निर्धारण इन संस्थाओं को वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देने और राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को ये क्या करता है? तो पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिकाओं को वित्तीय अनुदान देने, राज्य की संचित निधि से उनके भाग का निर्धारण करने, इन संस्थाओं को और कैसे वित्तीय मजबूती मिले उसके लिए राज्यपाल और राज्यपाल द्वारा कोई भी अगर पैसों से संबंधित कार्य अगर इस आयोग को दिया गया है तो वो आयोग ये कार्य करता है। 243 आई के तहत है। नोट, राजस्थान का पहला वित्त आयोग मित्रों 1995 के अंदर, 1995 के अंदर केसी गोयल की अध्यक्षता में बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो केसी गोयल साहब थे। 1995 के अंदर पहली बार हमारे यहाँ वित्त आयोग का स्थापना की गई थी। और दूसरा जो आयोग हमारे मित्रों है हीरालाल देवपुरा के नेतृत्व में बना है। तीसरा माणिक चंद सुराणा के नेतृत्व में 2005 में बना है। और उसी के दौरान बीडी कल्ला, है ना, 2010 में इनके नेतृत्व में चौथा वित्त आयोग बना है मित्रों। और उसी के साथ ही 1995 में ये था। सन 2000 के अंदर मित्रों हर 5 साल में गठन होता है। हीरालाल देवपुरा जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। डॉक्टर ज्योति किरण जो 5वां वित्त आयोग इनके नेतृत्व में बना था। मित्रों ये ध्यान रहे कि अब तक 6 वित्त आयोग हो गए हैं, तो ये ध्यान रखना कि छठा वित्त आयोग है ना, तो वो प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में मित्रों बनाया गया है। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 6 वित्त आयोग हमारे मित्रों यहाँ हो चुके हैं। अब देखिए अगला है राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है। 243 के अनुसार, है ना, के 4 काइट के अनुसार। देखिए 243 के तहत एक सदस्यीय आयोग है मित्रों, ध्यान रहिए, बहुसदस्य नहीं है, एक सदस्य आयोग है। जो देखिए एक केंद्रीय चुनाव आयोग है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव कराता है। लेकिन पंचायती राज और नगर पालिकाओं को चुनाव कराने के लिए मित्रों राज्य का एक अलग से निर्वाचन आयोग होता है जो 243 के तहत गठित है। और इसके तहत ये एक सदस्यीय आयोग होता है। राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो होता है वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसका परिणाम है। इसकी नियुक्ति मित्रों राज्य का कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। संविधान में किसकी क्या योग्यता है इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा मित्रों? राज्यपाल करेगा। और संविधान में उसकी क्या योग्यता होती है इसलिए कोई उल्लेख नहीं। इसलिए वरिष्ठ जो IAS अधिकारी है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, उसी को ही निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। तो मित्रों ये देखिए मित्रों, ये लिखा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल भी संविधान में निर्धारित नहीं है। राजस्थान में इसका कार्यकाल 5 वर्षों सेवानिवृत्ति की आयु पेंशन। आप कह दोगे सर जब संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है तो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करता है। तो राजस्थान के राज्य विधानमंडल ने तय कर दिया कि सब इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और सेवानिवृत्ति की आयु मित्रों कितनी होगी? 65 वर्ष की होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की मित्रों
इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और 243 के है ना, 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को उसी विधि से हटाया जाता है मित्रों जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और मित्रों ध्यान रहे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी विधि से हटाया जाता है कि जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है जो संसद जो हमारी होती है मित्रों, और संसद जो होती है वो अपने 2/3 बहुमत से, कौन से बहुमत से मित्रों, 2/3 बहुमत से उनको हटाती है। तो एक शब्द में अगर उत्तर दूं, हमारा पिछले वीडियो जो मित्रों हैं जो सुप्रीम कोर्ट हमने आपको पढ़ाया था उसके अंदर पूरा वर्णन हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से न्यायाधीश को हटाया जाता है मित्रों, उसी विधि से ही यहाँ पर हटाया जाएगा। तो एक शब्द में अगर मैं उत्तर दूं तो संसद 2/3 बहुमत से हटाती है। और श्री अमर सिंह राठौड़, बहुत कॉमन सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए। इस पहले निर्वाचन हमारे आयुक्त बने थे और वर्तमान में कौन है मित्रों, प्रेम सिंह मेहरा क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। और संविधान के अनुसार कौन कौन से कार्य हैं, पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिकाओं के क्या कराता है, चुनाव तो नगर पालिकाओं की और पंचायती राज संस्थाओं की। फिर दूसरा, मतदाता सूचियां मित्रों क्या करता है, तैयार करता है। और 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। कौन कौन से राज्य 73वें संशोधन के अनुसार नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और मणिपुर की स्वायत्त शासित क्षेत्र में संशोधन लागू नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और मणिपुर का स्वायत्त शासित क्षेत्र जो ऑटोनॉमस जो एरिया है वहां पर ये संशोधन लागू नहीं होता। ये विशेष करके ध्यान रखना कि कहां 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज क्षेत्रों का विस्तार जो अधिनियम मित्रों 1996 जो पैसा एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज 1996 है ना, जो 24 दिसंबर मित्रों, कौन सी 24 दिसंबर 1996 को मित्रों क्या हुआ था, लागू हुआ था। वर्तमान में 11 राज्य इसमें मित्रों क्या है, शामिल है। ध्यान रखना कि पैसा एक्ट जो ऐसे एरिया जहां अनुसूचित जो जनजाति के जो जाति के जो लोग रहते हैं है ना, वहां पर उनको एक शेड्यूल एरिया घोषित किया गया, वहां के लिए कुछ अलग नियम है, उसको पैसा एक्ट कहा जाता है मित्रों। और 24 दिसंबर 1996 को ये पैसा एक्ट लागू और इसमें 11 राज्य शामिल है। और 1994 के अंदर मित्रों भूरिया जो समिति बनाई गई थी उसका गठन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने के लिए, भूरिया समिति अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने के लिए सिफारिशों के लिए किया गया। 1995 में इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 के अंदर ये पैसा ऐसा नहीं है मित्रों, ये थोड़ा सा टाइप स्टेक है, इसको आप पैसा अधिनियम करें, पैसा अधिनियम बनाया गया। तो 1994 में मित्रों भूरिया समिति का गठन इस अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने के लिए किया गया। 1995 में उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1996 में पैसा एक्ट बनाया गया अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। मित्रों राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 26 जून 1996 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। कौन सा एक्ट मित्रों, पैसा एक्ट। कौन सा एक्ट लागू हुआ मित्रों, पैसा एक्ट क्या हुआ, लागू हुआ। और पंचायती राज पैसा नियम कौन से वर्ष में नियम पूछे आपसे मित्रों, तो 2011 में अधिनियम 1996 का ये, और नियम पूछे राजस्थान में तो कौन से वर्ष का मित्रों, 2011 का। राजस्थान की टोटल 8 जिले ऐसे हैं जहां जिनको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिनमें पैसा एक्ट लागू है, जिसमें 3 जिले ऐसे हैं जिनमें पूर्ण तरीके से लागू है। देखिए राजस्थान की टोटल कितने जिले हैं मित्रों, 8 जिले, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तो मैंने कहा ना 3 जिले हैं, ये संपूर्ण जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तो पूरे के पूरे जिले। बाकी जिलों का कुछ हिस्सा है, कुछ तहसीलें हैं जैसे पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, आंशिक रूप से का मतलब है कुछ कुछ एरिया जो इनके शामिल हैं कि 5697 गांव जो है उसमें शामिल है, जिनमें 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी के कारण अनुसूचित क्षेत्र इनको घोषित किए गए हैं। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 243 एच के अनुसार है ना मित्रों, एच के अनुसार कहते हैं इन संस्थाओं को भी टैक्स लगाने की क्या दी गई है, शक्तियां दी गई है। जैसे नगर पालिका, जैसे गाँव के अंदर आप जाते हो, मेले लगते हैं, कोई दुकानें लगती है, तो ग्राम पंचायत उन पर क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है 243 एच के अनुसार। और इन संस्थाओं के अंकेक्षण है ना, ये जो है ना, ये है, ये नहीं, इसको मैं ये काट के ये कर देता हूं, यह है इन संस्थाओं के अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग की जिम्मेदारी है ना जो दी गई है वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई कि इनकी संस्थाओं के खर्चे की ऑडिटिंग कौन करेगा, वो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करेगा। मित्रों मैंने आपको कहा था कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या प्रत्यक्ष 73वें संविधान संशोधन में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए भारत के 7 तो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए 7 राज्य जिनमें सरपंच क्या होता है मित्रों, अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, दादर नगर हवेली, दमन दीव और मित्रों कौन सा है, लक्षद्वीप है ना। ये भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है मित्रों, ये सरपंच अप्रत्यक्ष है। राजस्थान पैसा नियम 2011 हमने पढ़ी लिया, में ये प्रावधान किया गया कि अंधविश्वास, भूत सिद्धि और जादू संबंधी मामलों पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। मित्रों आज भी कई गांवों के अंदर ये परंपरा है कि ये भूतों के बारे में, जादू टोने के बारे में लोग इन अंधविश्वासों के अंदर डिगे हुए रहते, तो इन चीजों को खत्म करना चाहिए, समाज में कुरीतियां खत्म होनी चाहिए। इसके लिए गांव की सभा खुले में बैठक करेगी, इसके लिए नियम बनाया गया है राजस्थान पैसा नियम 2011 में। और अंधविश्वास के मामलों पर ग्राम सभा की 2 लगातार बैठकों में चर्चा की जाएगी। जब ऐसे मामलों पर चर्चा हो तब ग्राम सभा का कोई भी सदस्य जिला कलेक्टर
कलेक्टर से किसी प्रेषक की उपस्थिति के लिए अनुरोध कर सकेगा कि जिला कलेक्टर के लिए कि आप कोई ना कोई सरकारी अधिकारी को हमारे पास भेजिए ताकि हम इसको कर सके। तो मित्रों, ये तो हमने 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पढ़ा। अब हमारा जो राजस्थान है उसमें पंचायती राज के लिए क्या व्यवस्था देखिए। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में बीकानेर ऐसी पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में मित्रों ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायत को कौन सा दर्जा दिया गया मित्रों, वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आजादी से पहले हमारी राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जिसमें सबसे पहले है ना पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो वैधानिक यानी कानूनी दर्जा दिया गया। बीकानेर ऐसी देशी रियासत पहली थी 1928 के अंदर, इस बात को ध्यान रखें। और स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर 1953 में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। फिर 2 अक्टूबर 1959 को हमारे राजस्थान में उद्घाटन हुआ था पूरे देश के लिए, और उस समय पंचायती राज व्यवस्था का जब उद्घाटन हुआ तो मित्रों ध्यान रहे कि गुरुमुख निहाल सिंह उस समय राजस्थान के मित्रों क्या थे, राज्यपाल थे, और मुख्यमंत्री कौन थे, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है कि जब 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ तो उसमें पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ मित्रों उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान में राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, और मुख्यमंत्री मित्रों कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब देखिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ समितियां बनाई गई है, जैसे सादिक अली समिति 1964 के अंदर इसने सुझाव दिया कि प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव सदस्यों द्वारा किए जाने की बजाय एक निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने चाहिए जिसमें सरपंच भी क्या हो, शामिल हो, लेकिन सरकार ने इसकी सिफारिश को नहीं माना। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में और क्या सुधार करने के लिए मित्रों बहुत सारी समितियां बनाई गई। कई बार एग्जाम में समितियां और उनके ईएस मिलाने के लिए दिए जाते हैं, तो सादिक अली जो समिति है 1964 जो है इसमें प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव सदस्यों द्वारा किए जाने की बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने चाहिए जिसमें सरपंच भी उसमें मित्रों क्या हो बताओ शामिल हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और गिरधारी लाल व्यास 1973 में जो समिति बनी थी उसमें ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश की। गिरधारी लाल व्यास समिति ने किसकी नियुक्ति की मित्रों, ग्राम सेवक होना चाहिए उसकी सिफारिश की थी 1973 में। हरलाल सिंह खर्रा समिति मित्रों है ना, इसका सुझाव था आयुर्वेद, स्वास्थ्य, हैंडपंप आदि में पंचायती राज संस्थाओं का नियंत्रण आवश्यक बताया। हरलाल सिंह जो खर्रा समिति है 1990 के अंदर जो है ना मित्रों आयुर्वेद, स्वास्थ्य, हैंडपंप आदि में पंचायती राज संस्थाओं का नियंत्रण बताओ क्या बताया, आवश्यक बताया कि ये बेसिक चीजें जो गांव की इस पर इनका नियंत्रण होना चाहिए। और कटारिया समिति 2009 के अंदर 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने की। तो क्या कि अभी राजस्थान में मित्रों उस समय 2009 में 18 विषय थे, फिर 2010 में 5 विषय और जोड़ दिए गए, वर्तमान में 23 विषय हैं। तो कटारिया समिति 2009 की इसने कहा कि 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं में जोड़े जाने चाहिए। अब राजस्थान के लिए पंचायत देखिए 1993 में जब पंचायती राज अधिनियम जब लागू हुआ तो ये नियम बनाया गया कि 1 साल के भीतर प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य के अंदर पंचायती राज के लिए कानून बनाएगा। तो राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम मित्रों 1994 में बनाया। तो ये एक्ट का ध्यान रखना है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 मित्रों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात राजस्थान सरकार ने 23 अप्रैल है ना 1994 को पंचायती राज है ना अधिनियम को लागू कर दिया मित्रों। क्या किया, लागू कर दिया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर इसके तहत त्रिस्तरीय, कौन सा स्तरीय मित्रों, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हुई। इसमें कुल 124 धाराएं हैं। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम मित्रों कुल कितनी धाराएं, 124। उनमें से अब तक कुछ निम्न संशोधन भी हुए, जैसे सितंबर 1994 में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को क्या मिला मित्रों, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर दिसंबर 1994 में जनप्रतिनिधियों के 2 से अधिक संतान न हो, दिव्यांग संतान की स्थिति में 2018 में शिथिलता दी गई है ना। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के शिथिलता का मतलब ये मित्रों है कि जैसे 2 से अधिक संतान जो है ना, तो उसमें ये दिया गया है कि अगर कोई विकलांग कोई बच्चा है तो उसको तीसरे बच्चे के रूप में काउंट नहीं करेंगे, ये शिथिलता यहाँ पर दी गई है। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण 2008 में हमारे यहाँ कितना कर दिया है, 50% कर दिया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सदस्यता की समाप्ति मित्रों राजस्थान में कैसे है कि पंचायत की 3 समानांतर बैठकों में बिना बताए है ना, बिना बताए कोई भी अगर पंचायत की 3 समानांतर बैठक होती है उसमें बिना बताए अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी मित्रों, समाप्त कर दी जाएगी। निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख में है ना, निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख में मित्रों 3 माह के भीतर अगर सदस्यता की शपथ नहीं लेता है तो भी उसकी मेंबरशिप, अगर कोई व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के लिए इलेक्टेड हो गया और मित्रों 3 महीने हो गया अब तक उसने शपथ नहीं ली है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी मित्रों, समाप्त कर दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना, किसको हटाना मित्रों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वार्ड पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच है ना 2/3 से प्रस्ताव लाने के प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित होने पर पद से रिक्त माना जाएगा। पहले 2/3 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, जितने मेंबर होते हैं उनका 2/3 तो प्रस्ताव लेकर आएंगे, फिर वोटिंग 3/4 से पारित होनी चाहिए मित्रों, कितने बटे 4 से, 3/4 से पारित होनी चाहिए। तो ये विशेषकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ग्राम सभा क्या होती है मित्रों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में भी हमने पढ़ लिया कि धारा 8 के की धारा कौन सी मित्रों, 8 के में ग्राम सभा और उसकी बैठकें आयोजित किए जाने का मित्रों क्या है, प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा कौन सी मित्रों, 8 के में ग्राम सभा और उसकी बैठकें आयोजित किए जाने का प्रावधान है। राज्य में ग्राम सभा का आयोजन 15 अगस्त, मैंने बताई थी आपको, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर। तो देखिए मित्रों 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई को करने की बजाय वर्तमान में इन निर्धारित तिथियों के 15 दिन के अंदर मित्रों, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर किए जाने का क्या है, प्रावधान है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त,
1 मई। तो संविधान के अकॉर्डिंग तो साल में 2 होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के अंदर क्या नियम है, साल में 4 बैठकें। उस दिनों को जरूरी नहीं, उन दिनों के बाद के जो 15 दिन है उनमें कभी भी ये बैठक हो सकती है। और राजस्थान में ग्राम सभाओं का शुभारंभ 26 जनवरी 1999 है ना, वो सांगानेर जो जयपुर के अंदर है, पंचायत समिति की मुहाना ग्राम पंचायत में। कौन सी में मित्रों? मुहाना ग्राम पंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। तो राजस्थान में ग्राम सभाओं का शुभारंभ 26 जनवरी 1999 को सांगानेर पंचायत समिति की मुहाना ग्राम पंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। एक मित्रों होती है वार्ड सभा, जो सबसे छोटी इकाई जो हमारी होती है। देखिए राजस्थान देश का, पूरे भारत का मित्रों, देश का पहला राज्य है जहां जनवरी 2000 के अंदर वार्ड सभाओं का मित्रों क्या हुआ, गठन हुआ। वो कौन सा राज्य मित्रों? राजस्थान है। इसमें वार्ड सभा के सभी सदस्य मित्रों क्या होते हैं? शामिल होते हैं, तथा इसकी अध्यक्षता वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। तो वार्ड सभा के अंदर उस वार्ड के सभी जो 18 साल से ज्यादा आयु के जो लोग हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो वार्ड सभा के सभी मेंबर होते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है मित्रों? वार्ड पंच करता है। और ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मित्रों? वार्ड सभा होती है। वार्ड सभा की भी वर्ष में मित्रों कितनी बार बैठक होती है? 2 बार बैठक होती है। और वार्ड सभा की भी गणपूर्ति मित्रों कितनी होती है? 1/10, यानी जो कोरम जो होता है कि कम से कम वार्ड पंच सहित 1/10 तो लोग उसमें होने ही चाहिए। जैसे एक वार्ड सभा के अंदर मान लीजिए 300 लोग हैं, तो 300 का 1/10 अगर आप निकालते तो लगभग कितने? 30 लोग वार्ड पंच सहित होने ही चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फरवरी 2019 से राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा शैक्षिक योग्यता का प्रावधान हटा दिया मित्रों। जो वसुंधरा राज्य सरकार थी उसने सरपंच के लिए 8वीं पास, अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई सरपंच उम्मीदवार है तो वहां 5वीं पास, बाकी प्रधान और जिला प्रमुख के लिए पंचायती राज और पंचायत समिति के लिए इन्होंने जिला परिषद के लिए 10वीं पास का सिस्टम किया। लेकिन गहलोत सरकार ने आते 2019 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 जो मित्रों किया, उसमें इन्होंने शैक्षिक योग्यता के प्रावधान को हटा दिया। और 6 सितंबर 2018 मित्रों, कौन सी तारीख है? 6 सितंबर 2018 को राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए 1994 के अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करके कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को निर्हृत्य नहीं माना जाएगा। पहले ये भी नियम था कि कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग जिसके हैं वो अयोग्य माना जाएगा, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है कि धारा 19 में कि संशोधन करके कि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को निर्हृत्य यानी निर्हृत का मतलब अयोग्य नहीं माना जाएगा। और अब ये प्रावधान किया गया कि बच्चों की कुल संख्या की गणना नहीं की जाएगी। कुल संख्या की गणना का मतलब यह है कि जिसमें विकलांग जो बच्चे हैं उनकी गणना करने का यहाँ प्रावधान नहीं रहेगा। अब देखिए 1687 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई और भाग 9 के में सबसे पहले इसको जोड़ा गया। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 1864 में मित्रों माउंट आबू में राज्य की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। तो सबसे पहले भारत में मित्रों 1687 के अंदर नगर निगम की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये ईयर मित्रों ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है ना। और भाग 9 जो का है ना, ये जोड़ा गया था। और स्वतंत्रता से पूर्व 1864 में है ना, राजस्थान में कौन सी जगह मित्रों? माउंट आबू जो है उसमें राज्य की पहली नगर पालिका की स्थापना की गई। और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन मित्रों क्या हुआ? लागू हुआ, जिसमें नगर पालिका के एक्ट को रखा गया। मित्रों एक चार्ट आपके सामने रखा गया है कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर क्या बनेगा मित्रों? नगर निगम बनेगा। और 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम क्या बनेगा मित्रों? नगर परिषद। और नगर पालिका 20,000 से अधिक और 1 लाख से है ना तक, जिस शहर की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक है मित्रों वहां नगर पालिका बनेगी। जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक है वहां नगर परिषद बनेगा। और मित्रों जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां नगर निगम बनेगा, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो जनसंख्या के आधार पर फिर नगर निगम का मित्रों जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? महापौर होगा। कौन होगा मित्रों? महापौर। यहाँ पर कौन होगा मित्रों? सभापति। और यहाँ पर कौन होगा? है ना अध्यक्ष यानी सभापति। उपाध्यक्ष जो मित्रों है ना, यहाँ पर उप महापौर होगा, यहाँ पर उप सभापति होगा या उपाध्यक्ष होगा। आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तीनों में मित्रों कौन होता है? पार्षद होता है, सदस्य। सरकारी अधिकारी आयुक्त नगर निगम में, यहाँ पर भी आयुक्त, यहाँ अधिशासी अधिकारी होता है। और त्याग पत्र पार्षद, उप महापौर और उप महापौर महापौर को देते हैं। पार्षद और उप महापौर दोनों किसको देंगे मित्रों? महापौर को। और महापौर किसको देगा मित्रों? आयुक्त को अपना त्याग पत्र देगा। उसी प्रकार पार्षद और उप सभापति, सभापति को, सभापति किसको देगा? आयुक्त को। इसी प्रकार यहाँ पर पार्षद, उप सभापति सभापति को, सभापति किसको देगा मित्रों? अधिशासी अधिकारी को अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र। और तीनों में कौन से बहुमत से हटाएंगे मित्रों? कुल जितने मेंबर्स होते हैं उस संस्था में उनका 3/4 बहुमत से ही उनको हटाया जाएगा। कार्यकाल इनका भी विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव कराना क्या है मित्रों? आवश्यक है। हम सब जानते हैं वैसे कार्यकाल कितना होता है मित्रों? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य में नवंबर 2019 में 10 नगर निगम बना दिए गए हैं। जयपुर हेरिटेज, ये थोड़ा सा करंट के हिसाब से ध्यान रखना मित्रों। ग्रेटर जयपुर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर। ये तो पहले संभाग तो पहले ही थे मित्रों। जयपुर में 2 बन गए, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर दक्षिण, कोटा उत्तर दक्षिण। तो मित्रों 6 तो यही हो गए, जोधपुर उत्तर दक्षिण, कोटा उत्तर दक्षिण, जयपुर ग्रेटर, है ना, और जयपुर हेरिटेज, है ना। और उसके अलावा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर जो संभाग स्तरीय तो होना ही है ना। ग्राम सभा की विशेष बैठक, ग्राम सभा की कुल सदस्यों का कम से कम 5%, मोस्ट इंपोर्टेंट है, या 25 सदस्यों, ये
अभी आरएस प्री 2021 के अंदर भी सवाल आया था। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें कम से कम 5% या 25 कुल सदस्य संख्या का है तो 5% या 25 सदस्य, इनमें से जो भी क्या हो मित्रों अधिको द्वारा सचिव को लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा की मित्रों क्या होगी, एक विशेष बैठक होगी। एक मित्रों देखना, छावनी मंडल क्या होता है, इसकी स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां सेना निवास करती है। सैनिक स्थलों के आसपास असैनिक नागरिक भी निवास करते हैं, है ना। जहां सेना रहती है वहां जो लोग ऐसे लोग भी रहते हैं, वहां सेना जो सैनिक नहीं है ना। तो प्रशासन के लिए, ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छावनी मंडल की स्थापना की जाती है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष मित्रों कौन होता है, उस छावनी का कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो छावनी बोर्ड का अध्यक्ष उस छावनी का कमांडिंग ऑफिसर होता है, जबकि उपाध्यक्ष उस क्षेत्र का निर्वाचित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है ना। तो वहां पर एक इलेक्टेड ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति होती है उपाध्यक्ष के तौर पर। और एक केंद्र सरकार की रक्षा मंत्रालय मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। छावनी मंडल जो कमांडिंग ऑफिसर होगा रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेंगे। राजस्थान में केवल कौन सा क्षेत्र मित्रों, नसीराबाद अजमेर में सैनिक छावनी है ना, स्थानीय प्रशासन जो मित्रों जो होता है। तो राजस्थान में केवल नसीराबाद जो है सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन है, तो छावनी मंडल स्थापित है। ध्यान रखना, वर्तमान में इसका प्रशासन छावनी अधिनियम नसीराबाद वाले का मित्रों 2006 के तहत किया जाता है। इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है मित्रों। इसके साथ साथ मैं एक चार्ट आपको बता दूं कि ये जैसे हमारी ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार हमारे यहां पर जैसे पंचायत समिति होती है, उसी प्रकार हमारे जिला स्तर पर क्या होती है मित्रों, जिला परिषद होती है। देखिए यहां सरपंच होगा, यहां मित्रों उप सरपंच होगा। सरपंच का चुनाव राजस्थान में मित्रों हम सब जानते हैं प्रत्यक्ष होता है, तो उप सरपंच का चुनाव मित्रों क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि यहां पर मित्रों वार्ड पंच होते हैं और वार्ड पंच हमेशा क्या होता है मित्रों, प्रत्यक्ष होते हैं। तो इन वार्ड पंच में से ही मित्रों, इन वार्ड पंच में से ही एक क्या बनता है, उप सरपंच बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार मित्रों यहां पर कौन होगा, प्रधान होगा, और यहां पर मित्रों कौन होगा, उप प्रधान होगा, ठीक है ना। और यहां कौन होंगे मित्रों, पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य मित्रों क्या होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, और ये क्या होंगे मित्रों, अप्रत्यक्ष होंगे, है ना। और ये भी क्या होंगे मित्रों, बताओ, अप्रत्यक्ष होंगे, है ना। तो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता खुद करेगी। इन्हीं में से एक उप प्रधान बनेगा, इन्हीं में से एक मित्रों क्या बनेगा, प्रधान बनेगा। तो ये अप्रत्यक्ष हो गए। उसी प्रकार मित्रों यहां पर कौन होता है, उसी प्रकार मित्रों यहां पर कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। यहां कौन होगा मित्रों, उप जिला प्रमुख, उप प्रमुख होगा, है ना। और यहां कौन होंगे मित्रों, सदस्य होंगे। सदस्य मित्रों क्या होंगे, प्रत्यक्ष, जनता चुनेगी उनको। ये क्या होंगे मित्रों, अप्रत्यक्ष होंगे, यानी इन्हीं में से चुना जाएगा। और ये भी मित्रों क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, यानी इन्हीं में से ही चुना जाएगा। तो सदस्य में से एक उप जिला प्रमुख और एक क्या हो गया, जिला प्रमुख। तो ये तो मित्रों हो गए इन संस्थाओं के अध्यक्ष। ये क्या हो गए मित्रों, इन संस्थाओं के उपाध्यक्ष। और ये क्या हो गए मित्रों, इन संस्थाओं के सदस्य। उसी प्रकार देखिए हम बात करें यहां पर सरकारी अधिकारी की मित्रों, किसकी बात करेंगे, सरकारी अधिकारी की। यहां कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी। कौन होगा मित्रों, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी होता है मित्रों कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो यहां कौन होगा मित्रों, विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये विकास अधिकारी हो गया, है ना। उसी प्रकार यहां पर जो होगा वो कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना। कौन होगा मित्रों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहा जाता है। तो मित्रों सरपंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देगा, उप सरपंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देगा, और वार्ड पंच भी अपना त्यागपत्र में से किसे देगा मित्रों, विकास अधिकारी को ही देगा। सदस्य जो लोग हैं वो प्रधान को अपना त्यागपत्र देंगे। उप प्रधान भी किसको देगा मित्रों, प्रधान को त्यागपत्र देगा। लेकिन प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देगा मित्रों, जिला प्रमुख को त्यागपत्र देगा। जिला प्रमुख जो होता है मित्रों वो त्यागपत्र देता है आपके संभागीय आयुक्त को मित्रों। किसको देगा, संभागीय आयुक्त। जो डिविजनल कमिश्नर जो होता है मित्रों, संभागीय आयुक्त, उसको ये क्या देता है, त्यागपत्र देता है। और उसी प्रकार उप जिला प्रमुख जो होता है मित्रों, वो जिला प्रमुख को त्यागपत्र देगा। सदस्य भी किसको देगा मित्रों, जिला प्रमुख को अपना क्या देगा, त्यागपत्र देगा। तो ये एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से हमने आपको एक समझाने का प्रयास किया कि ये कौन किसको त्यागपत्र देते हैं, कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो मित्रों आज हमने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।